हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर जैसा कि इसके नाम में ही है इक्वी मार्जिनल, तो ये जो लॉ है ये इसी को समझाएगा आगे जाके विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ आई विल बी टीचिंग यू। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज इन शॉर्ट, वी ऑल हैव लिमिटेड इनकम और रिसोर्सेज। हमारे इनकम या रिसोर्सेज इतने होते हैं बट हमारी वांट्स कहीं ना कहीं उससे ज्यादा होती हैं। हर किसी को हमेशा पैसा या रिसोर्सेस कम ही लगते हैं। तो इन दिस सिचुएशन हाउ अ रैशनल कंज्यूमर एलोकेट्स देयर लिमिटेड इनकम, वो इतनी सी इनकम से किस तरीके से इतनी सारी अपनी वांट्स को पूरा करते हैं कि जो लास्ट यूनिट वो खरीदते हैं इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स, तो उसका जो MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो इक्वी यहाँ पे जो वर्ड है इक्वल होती है। ओके, सो ये हम आगे समझते हैं इन द वीडियो। देयर आर दिस प्रिंसिपल was first mentioned by H.H. Gaussen in 1810, between 1858 in Germany. It is also known as the second law of Gaussen. Then Alfred Marshall also made some changes in this law in his book Principles of Economics. Basically ये जो मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ, ये एक रैशनल कंज्यूमर के बिहेवियर को बताता है और लिमिटेड इनकम से लोग कैसे खरीदते हैं सामान और कैसे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करते हैं, ये इसमें हम देखेंगे। इसको हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स जैसा अगर उनको 4 सामानों में से 4 गुड्स में से सिलेक्ट करना है तो हाउ दे विल सिलेक्ट ऑन व्हाट बेसिस कि मैं ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा लूं या ये लूं या ये कौन सा कितने नंबर में लेना है क्वांटिटी। तो अगर वो ये ज्यादा लेंगे क्योंकि लिमिटेड हमारी इनकम लिमिटेड इनकम है और वांट्स तो ज्यादा हैं, तो अगर हम ये ज्यादा लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये छोड़ना पड़ेगा, ये ज्यादा लेंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसी वजह से इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और ऐसा कॉम्बिनेशन कस्टमर बनाते हैं सो दैट दे गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्लियर? इसको प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमने दो प्रोडक्ट्स ली हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमने पहले ही समझ लिया है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन अपना मैक्सिमम करना है, उसके पास लिमिटेड इनकम है जिसको वो एलोकेट करेगा to spend on various goods that are available. Correct? Now the consumer will spend it on each product in such a way that it will give them equal marginal utility of the last unit. तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं आइसक्रीम एंड चॉकलेट, these are the two goods. Suppose the customer is having 100 rupees, उसको 100 rupees खर्च करने हैं, correct? And the price of the ice cream and the chocolate is 20 rupees ईच। मतलब अगर वो एक आइसक्रीम लेते हैं तो भी उनके 20 रुपए खर्च होने वाले हैं और चॉकलेट लेते हैं तो भी 20 रुपीज दे हैव टू स्पेंड। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि वो 100 रुपीज में कैसे लें इसको। सो अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनल ये लॉ बताता है दैट रैशनल कंज्यूमर विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, वो एक खास तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम इज 10 रुपीज, 10 यूटिल्स यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है जो कि चॉकलेट की मार्जिनल यूटिलिटी से ज्यादा है। इट मीन्स इट इज शोइंग क्लियरली दैट द कस्टमर प्रेफर्स और कंज्यूमर प्रेफर्स आइसक्रीम मोर, आइसक्रीम टू चॉकलेट, उसको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है चॉकलेट से। और अगर वो 20 रुपीज खर्च करने वाला है, हमने पहले ही देखा 20 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम एज वेल एज चॉकलेट, तो 20 रुपीज अगर खर्च करके उसे इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पहले इसको ले लेगा। करेक्ट? तो यहाँ पर एक आइसक्रीम ले ली, फिर चॉकलेट भी ऑब्वियसली दे हैव टू टेक द कॉम्बिनेशन क्योंकि ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ इसी पे बना है दैट अनलिमिटेड वांट्स है हमारी, तो चॉकलेट भी वो लेंगे। तो अब ये हमने ले ली चॉकलेट भी, तो 10 यूटिलिटी मिल रही है। 20 रुपीज की हमारी एक चॉकलेट है, करेक्ट, और 20 रुपीज की आइसक्रीम है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते जाते हैं। 20 इंटू आइसक्रीम, हम IC ले लेते हैं या X ले सकते हैं, प्रोडक्ट X है ना। तो यहाँ पर 20 रुपीज हमारे खर्च हो गए। यहाँ पर 20 इंटू चॉकलेट या फिर प्रोडक्ट Y, तो 40 रुपीज खर्च हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर वो इसका दूसरा यूनिट लेते हैं आइसक्रीम 2, तो 20 रुपीज फिर से खर्च हो गए। यहाँ पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली 8, यहाँ पर मिलेगी 6, सो 20 इंटू Y
सेकेंड यूनिट इज इक्वल टू 20। तो अभी तक हमारे कितना अमाउंट खर्च हो गया है, 40 एंड 40, 80 रुपीज खर्च हो गए हैं। सो अब जो कस्टमर है वो अब कौन सा प्रोडक्ट ले, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उनको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, 6 मिल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी एज कंपेयर टू 4 इन चॉकलेट। तो यहाँ पर ये जो यूटिलिटी है थर्ड यूनिट ऑफ आइसक्रीम की, इट इज इक्वल टू द यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ पर ये जो है हमारा 6 मार्जिनल यूटिलिटी, ये इक्वी मार्जिनल को दिखा रहा है दैट फ्रॉम द लास्ट यूनिट दे आर स्पेंडिंग। तो यहाँ पर कस्टमर ऑब्वियस सी बात है, इट इज क्लियरली विजिबल कि उनको आइसक्रीम ज्यादा पसंद आ रही थी। मार्जिनल यूटिलिटी आइसक्रीम की यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो रही थी और उनको ज्यादा पसंद है आइसक्रीम, तो वो आइसक्रीम ही ज्यादा लेंगे। प्लस आइसक्रीम 3 लेंगे 60 रुपीज हो जाएंगे, 2 ये ले लेंगे, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर हो जाएगा 6 and 6। सो इट इज इक्वल 6 and 6। सो 20 इंटू अगेन आइसक्रीम नंबर 320। तो टोटल 60 रुपीज की उन्होंने आइसक्रीम ले ली एंड 40 रुपीज की उन्होंने चॉकलेट ले ली। सो टोटल 100 रुपीज द कस्टमर विल स्पेंड इन दिस वे। सो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस लॉ। और हम जब मार्केट भी जाते हैं, वी ऑल बिहेव इन सच मैनर ओनली। जो चीज हमें ज्यादा पसंद होती है, वी टेक मोर यूनिट्स ऑफ दैट। और हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो है ना, जो चीज कम पसंद है वो ज्यादा लेते जाएं, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। करेक्ट, ये ज्यादा कम होती जाएगी, तो हम इसको नहीं लेंगे। ज्यादा साफ दिख रहा है कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी एज कंपेयर टू आइसक्रीम ज्यादा कम हो रही है। तो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ बहुत ही अलग तरीके से बनता है। अब जनरली इन जनरल टर्म्स हाउ वी मेक द ग्राफ, मैं आपको पहले जनरल बता देती हूँ। जनरली हम ऐसे लेते हैं, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हम ले लेते हैं और हम 2 ही वेरिएबल लेते हैं। मान लीजिए हमने प्राइस लिया और मान लीजिए हमने क्वांटिटी लिया, डिमांडेड या सप्लाइड या जो। सो दीज आर ओनली 2 वेरिएबल्स और हमारे एक्सेस भी 2 हैं। लेकिन इन दिस ग्राफ हमें 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। 3 वेरिएबल्स यहाँ पर कौन कौन से हो गए? अब देखिए, 2 तो हमारे प्रोडक्ट ही हो गए, आइसक्रीम एंड चॉकलेट। तो 2 तो वेरिएबल्स यही हो गए हमारे। और तीसरा वेरिएबल हमारा यहाँ पर ये क्या है? यूनिट्स, है ना, कि कितने यूनिट वो खरीद रहे हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं इन दिस ग्राफ, वो होते हैं 3। सो टू शो 3 वेरिएबल्स ऑन अ ग्राफ, हमारा ग्राफ एक अलग तरीके का बनता है। सो इस ग्राफ को हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, हम यहाँ पर ये, आप प्लीज लाइंस को मत देखिएगा, थोड़ी बहुत स्ट्रेट नहीं भी बनेंगी। यहाँ पर हम 0 लेंगे और यहाँ पर 0 डैश या O डैश ले लेंगे। यहाँ पर हम एक जगह पर x एक्सेस ले लेंगे, एक जगह पर y एक्सेस ले लेंगे। तो हमारा जो है ये y एक्सेस ऐसे जा रहा है, 0 से स्टार्ट होता हुआ, और यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम कोई एक प्रोडक्ट ले लेंगे, मान लीजिए हमने चॉकलेट ले लिया, और यहाँ पर हमने आइसक्रीम ले लिया, और यहाँ पर हमने यूनिट्स ले लिया। करेक्ट। तो अब यहाँ पर ऐसा भी होता है, देखिए मैंने तो आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया है कि साफ दिख ही रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल जब हो जाए 6 and 6, तो ये ऑब्वियसली बात है 3 यूनिट्स खरीद रहा है आइसक्रीम की और 2 यूनिट खरीद रहा है चॉकलेट की, और उसके 100 रुपए खत्म हो गए। बट एक और फॉर्मूला भी होता है जो मैंने आपको नहीं बताया है, जो मैं बता देती हूँ। इसका जो एक्चुअली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस। तो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कि यहाँ पर आइसक्रीम की है पहले यूनिट की 10, सो 10 अपॉन हमारी 20 रुपीज की थी, तो 0.50। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्लस यहाँ पे हमें दूसरे की कितनी मिल रही है, तीसरे की कितनी मिल रही है, हम ऐसे 8/20, 6/20 करके निकाल लेंगे। ये रेशो, इसको बोलते हैं रेशो, मार्जिनल यूटिलिटी का रेशो। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो भी आपका सेम ही आउटकम निकल के आएगा, that the ice cream is giving more marginal utility as compared to chocolates marginal utility। obvious सी बात है, जब नंबर यहाँ पर बड़े छोटे हमें पहले से दिख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी के, सो ऑब्वियस सी बात है दैट द मार्जिनल यूटिलिटी रेशो अगेन विल गिव यू द सेम आउटकम। तो आप चाहें तो इन एग्जाम आप ये दिखा सकते हैं थ्रू रेशो, इन तीनों को जो है 10/20, फिर यहाँ पर 8/20, 6/20 जो आए रेशोज, उसको प्लस करके, एंड यहाँ पर भी 8/20 एंड 6/20 करके आपका सेम आंसर आ जाएगा। अब हम ग्राफ की तरफ फिर से चलते हैं। तो ग्राफ यहाँ पर कैसा बनेगा? सेंटर में आप ले लेंगे ये जो हमारा 6 है, 6 यूनिट्स, ठीक है। तो सेंटर में हमारा जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दोनों तरफ से x एक्सेस से और y एक्सेस से ये इस तरीके से आएगा। मेरा थोड़ा सा यहाँ सेंटर से अलग हो गया है, I will correct it, okay। So it will match
इन द इट विल इंटरसेक्ट इन द सेंटर। तो ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा एंड दिस पॉइंट, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये होगा 6 मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, 6 मार्जिनल यूटिलिटी कहां पर आएगी? ये आइसक्रीम हम कितनी ले रहे हैं? 3, तो ये 3 यूनिट हम यहाँ पर दिखा देंगे। सो ये उल्टा शुरू होगा। फर्स्ट यूनिट पे हमको मिलेगी 10 मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट पे मिलेगी 8 और ये थर्ड पे मिल गई 6। ठीक है, सेम यहाँ पर हमको फर्स्ट यूनिट पे मिलेगी, ये 8 यहाँ पे आ रहा है लगभग, तो फर्स्ट यूनिट चॉकलेट का यहाँ आ गया 8 और दूसरा यूनिट यहाँ आ गया 6 एंड इट इज इंटर बोथ द ग्राफ्स ऑफ चॉकलेट एंड आइसक्रीम आर इंटरसेक्टिंग हियर यूनिट्स में। ठीक है, 3 and 2 सॉरी यूनिट्स हो गए और यहाँ पर ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, यहाँ पर यूटिलिटी। ओके, तो यूटिलिटी जो हमें मिल रही है वो थर्ड यूनिट पर यहाँ 6 एंड सेकेंड यूनिट पर चॉकलेट में यहाँ 6। दिस इज हाउ दिस ग्राफ विल बी मेड। तो ये एक बहुत ही अलग तरीके से इसका ग्राफ बनता है, बट इफ वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी लॉजिकली, जैसे मैंने आपको समझाया है, आई होप बहुत ईजी है और आपको समझ आ गया होगा। सो आप चाहें तो ये जो मैंने बताया है आपको कि रेशो भी आप अगर ज्यादा मार्क्स का आता है क्वेश्चन तो आप ये रेशो बनाकर एक स्टेप इसमें ये वाला रेशोज बनाकर ऐड कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे आप दिखा दीजिएगा रेशोज को टोटल करके और ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।